So good morning friends, welcome to PD classes. Today an important session for those who are preparing for very dynamic questions regarding library. So first of all Mr. Mukesh, I want to know about you regarding पुस्तकालय में डेटाबेस का क्या महत्व है और ये कितने प्रकार के होते हैं? जी सर पुस्तकालय में डेटाबेस का बहुत महत्व है सर, क्योंकि जो पुस्तकालय को जब डिजिटल फॉर्मेट में हम लेके जाते हैं तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए हमें डेटाबेस की जरूरत पड़ती है। राइट। तो इसके लिए हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है ताकि हम अपने डेटा को सुरक्षित रख सकें, हमारी जानकारी को और ज़्यादा सिक्योर तरीके से रख सकें, और उसको अगर हमारे पास डेटा गुम भी हो जाए तो वो कम से कम हमारे पास बैकअप में तो रहे वो जानकारी। ओके। तो इसके लिए हम विभिन्न डेटाबेस बने हुए हैं और जानकारी को प्राप्त करने के लिए भी बहुत से डेटाबेस बने हुए हैं सर। ओके। जैसे एक होता है फुल टेक्स्ट डेटाबेस जिसमें सारी जानकारी मिलती है। राइट। पुस्तक का संपूर्ण फुल टेक्स्ट, मतलब उसका नाम से प्रतीत हो रहा है फुल टेक्स्ट। और एक होता है सर बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस, जो कि सिर्फ ग्रंथ सूची के बारे में बिब्लियोग्राफिक डिटेल देता है, जो एब्स्ट्रैक्ट इंडेक्स भी देता है। तो उसमें सिर्फ ग्रंथ सूची के बारे में रहता है। इसका वेब ऑफ साइंस का है जैसे डेटाबेस है, जो स्कोपस का है एक डेटाबेस। तो ये उसके हैं सर एग्जाम्पल। ओके। अच्छा, ये रेफरेंस सोर्स को आप पुस्तकालय में खरीदने से पहले कैसे इवेलुएट करेंगे? जी सर रेफरेंस सोर्स वो सोर्स हैं जो हम पुस्तकालय में पाठक को अतिरिक्त जानकारी देने के लिए काम में लेते हैं। ओके। इसको हम खरीदने से पहले देखेंगे सर कि हमारे पुस्तकालय में इसकी ज़रूरत क्या है। राइट। हमारे पुस्तकालय में अगर ज़रूरत है तो हमारा बजट क्या है, उसकी लागत में हमारे पास फिट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उसकी लागत क्या है। उसके बाद हम ये भी देखेंगे सर कि इस पुस्तक से हम खरीद रहे हैं इतने में हम कितने पाठकों को संतुष्ट कर पाएंगे। पाठक की संख्या हमारे पास ज़्यादा है, हम कम खरीद लेते हैं तो सबको संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए सर हम वो भी कैलकुलेशन लगाना हमें ज़रूरी है। उसमें टेक्निकल फीचर्स भी उसके देखने ज़रूरी, फॉर्मेट वगैरह भी देखने ज़रूरी है, जैसे उसके बुक की बाइंडिंग कैसी है, बुक में जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो कैसा है, और उसकी क्वालिटी कैसी है, उसमें अलग से कोई स्पेशल फीचर्स भी है क्या, जैसे कुछ इंडेक्स वगैरह भी आती हैं जो ग्रंथ में, तो इंडेक्स वगैरह भी है कि नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात सर ये भाषा की भी है, जैसे हमारे पाठक सारे हिंदी वाले हैं और हम खरीद रहे इंग्लिश की बुक्स, तो सर वो पुस्तक फिर पुस्तक को पाठक नहीं मिल पाएगा फिर। राइट। इसलिए हमें ये भी देखना ज़रूरी होता है, और स्कोप भी देखना पड़ता है कि जो हमारे जो बच्चे हैं उनके हिसाब से ये पुस्तक का स्कोप सही है कि नहीं है, ये भी देखना ज़रूरी होता है। तो खरीदने से पहले ये सब इवेल्यूट करना ज़रूरी होता है। और सर ये भी देखना होता है हम जिसकी पुस्तक खरीदते हैं, जहाँ जो इंफॉर्मेशन सोर्स खरीदते हैं उनका क्या उसकी अथॉरिटी है। कि अथॉरिटी जैसे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका है, इसकी एक्यूरेसी और विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा है सर। तो ऐसे ग्रंथ की ये भी देखनी पड़ती है उसकी विश्वसनीयता कितनी है। वंडरफुल। चलिए, पुस्तकालय में वेब रेफरेंस सोर्स को कैसे इवेलुएट करेंगे आप? जी सर ये रेफरेंस सोर्स जो ऑफलाइन होते हैं, जो बुक्स वगैरह हम लेते हैं वो तो हम देख के पता कर सकते हैं कि उसकी एक्यूरेसी वगैरह सब पता, लेकिन जब ये वेब बेस्ड खरीदते हैं तो सर हमें पता नहीं चलता, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता चलती, उसकी अथॉरिटी भी हमें नहीं पता चलती, उसकी अथॉरिटी क्या है। अभी हमें सर वेब बेस्ड ये देखना पड़ता है कि जो बेच रहे हैं जो पब्लिशर, उनका पर्पज़ क्या है। ओके। उनका पर्पज़ अगर वो इसी सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, वो इस प्रकार की पब्लिकेशन जारी करते हैं तो हमें उन पर विश्वास कर सकते हैं। और उनका पर्पज़ अगर सिर्फ पैसे कमाना है, उनकी कोई मार्केट में कोई बुक्स वगैरह नहीं है, तो उनमें विश्वास नहीं किया जा सकता। और उनको हमें ये देखना पड़ता है उनका सपोर्ट सिस्टम क्या है। हमें एक बार दे दी, उसकी आगे के वर्जन हमें अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे, वो जानकारी सटीक है कि नहीं है, ये भी देखनी पड़ती है सर। राइट। और उसने वो टर्म एंड कंडीशन भी देखने पड़ते हैं। एक बार वो बोल देते हैं कि हम आपको 1 साल के लिए देंगे, 1 महीने में टर्म एंड कंडीशन उसके वो पढ़ने वो भी ज़रूरी है। ओके। तो ये सब चीज़ें जानकारी होनी ज़रूरी है सर। चलिए, रेफरेंस सर्विस से आप क्या समझते हैं? सर रेफरेंस सर्विस वो सर्विस है कि रंगनाथन जी ने इसके बारे में बहुत अच्छी परिभाषा दी है कि रेफरेंस सर्विस वो कि पाठक को पुस्तक से जोड़ने वाली जो एक लाइब्रेरियन जो सेवा देता है, जो पाठक को पुस्तक से जोड़ दे, वो एक रेफरेंस सर्विस है। ओके। और इसके लिए प्रकार भी होते हैं इसके कुछ? जी सर, प्रकार भी होते हैं, जैसे लॉन्ग रेफरेंस सर्विस है सर। अच्छा। शॉर्ट रेफरेंस सर्विस है, रेडी रेफरेंस सर्विस है। और इसके लिए जैसे रथस्टीन जी ने दिए हैं मिनिमम मैक्सिमम और मीडियम ये दिया है। और जेम्स आई वायर ने भी इसके लिए प्रकार बताए हैं, कंजर्वेशन, मॉडरेट, लिबरल, उन्होंने भी ये 3 प्रकार बताए हैं। रेफरेंस सर्विस जो
एक तो सर आते ही पाठक को तुरंत हम देश के रेडी रेफरेंस सर्विस जो रेडी रहती है, Right. आते ही पाठक को देंगे। लॉन्ग रेफरेंस सर्विस वो होती है सर, पाठक ऐसी चीज़ पूछ ले जो हमें पता नहीं है, हमें जानकारी खोज के हमें पाठक को बताएंगे। Okay. उसमें हो सकता है हमें समय 1 दिन भी लग जाए, 2 दिन लग जाए, 7 दिन भी लग जाए। बिल्कुल। तो वो लॉन्ग रेफरेंस सर्विस है सर। ओके, लाइब्रेरी में नेटवर्क का क्या महत्व है, कोई एग्जाम्पल के साथ बताइए। जी सर। सर पुस्तकालय नेटवर्क बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है सर। कई Okay. पुस्तकालय आपस में जुड़े रहेंगे Right. तो सूचना संसाधनों का साझा हो सकेगा, बिल्कुल। आपस में जानकारी एक दूसरे को दे सकते हैं। उनके उसके बाद रिसोर्स शेयरिंग हो गया एक तो सर ये, एक उसके बाद सर उनके पास पुस्तक नहीं हमारे पास है, हम उनको दे सकते हैं, इंटर लाइब्रेरी लोन हो गया। बिल्कुल। और सर इससे क्या होगा, हमारे आपस में ज्ञान में वृद्धि होगी, इनका यूनियन कैटलॉग बन जाएगा। Right. यूनियन कैटलॉग में जैसे हम एक वो 100 पुस्तकालय आपस में नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। राइट। हमारे पास एक पुस्तक है और एक 39 नंबर वाले पुस्तकालय के पास पुस्तक है और वो हमारे पास नहीं है, तो हमें यूनियन कैटलॉग सबका इकट्ठा सामूहिक कैटलॉग रहता है, हमें पता चल जाता है ये पुस्तक वहाँ पे उस लाइब्रेरी में अवेलेबल है। ओके। तो हम उसे डायरेक्ट मंगवा सकते हैं, हम 100 को तंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट 39 वाले को कॉल करेंगे भाई ये चाहिए हमें, वेरी गुड। तो ये यूनियन कैटलॉग बन जाता है। ओके, तो इससे रिसोर्स शेयरिंग के सर काफ़ी फायदे हैं। कंसोर्टिया से आप क्या समझते हैं? जी सर। सर कंसोर्टिया भी एक लाइब्रेरी नेटवर्क की तरह ही है, लेकिन ये थोड़ी सी अलग सर्विस है जो हम ई संसाधनों की खरीद करते हैं पुस्तकालय में। ओके। जैसे हम कोई जर्नल खरीदना है, जैसे एल सेवियर का कोई जर्नल खरीदना है, राइट। जैसे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका का विश्वकोश खरीदना है, तो उनको खरीदने के लिए हमें सस्ता पड़े सर, वो हम लोग 100 लोग कंसोर्टिया में हैं, तो 100 लोग खरीदेंगे भाई 1 लाख रुपए की चीज़, वो 1 लाख रुपए का सबको 1,000 रुपये आएंगे। एक आदमी खरीदेगा तो वो 1,000 रुपये में 1 लाख रुपए में आएगा। बिल्कुल। इसलिए एक तो सर सस्ता पड़ता है और सर उसकी क्वालिटी, हम डुप्लीकेट से बचेंगे, हमें अच्छी क्वालिटी मिलेगी। एक जितने कंसोर्टिया में लोग, उनका एक सामूहिक डिपोजिटरी हो जाएगा। अगर हमारे पास वो डिलीट हो गया, दूसरी डिपोजिटरी मिल जाएगा, तो ये हमें सामूहिक डिपोजिटरी हो जाएगा। तो इसलिए कंसोर्टिया में सर बहुत फ़ायदे हैं। और भारत और विश्व स्तर पर कंसोर्टिया के बारे में बता सकते हैं? जी सर। सर भारत में एक तो ये है सर कि कृषि का कंसोर्टिया है, जैसे सीरा है, कंसोर्टिया ई एग्रीकल्चर, रिसोर्स इन एग्रीकल्चर। एक सर इसका जैसे यूजीसी का ये भी कंसोर्टिया है, यूजीसी इन्फोनेट कंसोर्टिया है, उन्होंने 2003 में बनाया। इसका भी ये सूचना संसाधनों को साझा करना। और विश्व स्तर पे सर कार्ली है, कंसोर्टिया एकेडमिक रिसर्च लाइब्रेरी इलिनॉइस का है। ओके। विदेशी स्तर पे एक कर्ल है सर, 1983 में जो यूके ने बनाया था, कंसोर्टिया फॉर यूनिवर्सिटी रिसर्च लाइब्रेरी, ये है सर। वंडरफुल। इनफ्लिब नेट के बारे में बता सकते हैं? जी सर। सर इनफ्लिब नेट यूजीसी का प्रोग्राम है, ओके। जो ये लाइब्रेरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। राइट। इनफ्लिब नेट इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, जो आपस में यूनिवर्सिटी के जो पुस्तकालय हैं सबको आपस में जोड़ने का प्रोजेक्ट है सर ये। Okay. आपस में जोड़ के एक विशाल नेटवर्क का निर्माण करना, राइट। जिससे सूचना संसाधनों का आपस में साझा हो सके और आपस में जो रिसोर्स वगैरह सब वो शेयरिंग कर सकें, यूनियन कैटलॉग बन सके, आपस में इंटर लाइब्रेरी लोन की सेवा प्रोवाइड हो सके, Okay. और संसाधनों का बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सके, जिससे पाठक का उनका सबको पुस्तकें अवेलेबल करवा सके हम। और इसमें कुछ प्रोग्राम भी है क्या? जी सर। इसके इनफ्लिब नेट के सर समय समय बहुत से प्रोग्राम हैं, जैसे इनफ्लिब नेट के प्रोग्राम में एक तो कैलिबर है सर। Okay. वो बहुत महत्वपूर्ण है। कैलिबर है कन्वेंशन ऑन लाइब्रेरी ऑटोमेशन नेटवर्क, आपस में ये लगातार इस पे काम करते हैं, लाइब्रेरी ऑटोमेशन पे। ओके। एक सर प्लानर है इसका, इसी से रिलेटेड जो नॉर्थ रीजन के लिए बनाया गया प्लानर, प्रमोशन फॉर लाइब्रेरी ऑटोमेशन इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। ओके। उसमें भी ये बनाया गया है कि इसके लिए ये 2003 में आया था। इसका भी यही उद्देश्य है कि आपस में जो नॉर्थ ईस्ट में जो राज्य पिछड़े हुए पुस्तकालय में, इनमें ज्ञान के क्षेत्र में, उनको आपस में जोड़ के एक विशाल नेटवर्क का निर्माण करना। और इसके इनफ्लिब नेट के सर जो स्वयं पोर्टल है, जिसपे शैक्षिक सामग्री, ई बुक से लेकर ऑडियो वीडियो कंटेंट तक मिल जाता है, शोधार्थियों के लिए सारी सामग्री मिलती है उसमें। वेरी गुड। इसको भी यही इनफ्लिब नेट संचालित करता है। ओके। इनफ्लिब नेट के और भी प्रोग्राम है, जैसे ये ईपीजी पाठशाला, ओके। जो पोस्ट ग्रेजुएशन के, जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के सारे कंटेंट उसके अंदर मिल जाता है। राइट। ये सर। एकेडमिक सोशल नेटवर्क साइट्स, जी सर। इनके बारे में कुछ बताइए। जी सर। सर एकेडमिक सोशल नेटवर्क साइट वो होती है, जैसे हम फेसबुक यूज करते हैं सर, राइट। हम आपस में बातचीत करते हैं लोगों से, बिल्कुल, वो आपस में गपशप वगैरह करते हैं। यस। लेकिन ये उसके अपोजिट है सर, ठीक वैसा ही है, लेकिन जो
हम जो रिसर्चर हैं, विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, हमारे जो मेंटर हैं, राइट, वो उनसे सर वो एक अलग साइट पे मिलते हैं। Okay. और उन साइटों का नाम एकेडमिक सोशल नेटवर्क साइट्स, ओके, जो उन पे सर हम अपने ज्ञान का साझा करते हैं, हम हमारी कमियां बताते हैं, वो हमारी कमियां सुधारने में मदद करते हैं। Right. जो रिसर्च पेपर वो हमें प्रोवाइड करते हैं, हम उनको डाउनलोड कर सकते हैं, उनको हम सहेज सकते हैं डाउनलोड करके, और हम अपनी जानकारी उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। वो Great. हमारे फीडबैक देते हैं, रिव्यू देते हैं। एग्जाम्पल सर इसके एक सर जोटेरो 2006 में बनाया था जोटेरो, ओके, एक सर मेंडिले है जो 2007 में बनाया था Right. सोशल एकेडमिक नेटवर्क साइट में, और एक सर रिसर्च गेट है, ओके, एक अकेडमिया सोशल, एक साइंस स्टेज है। ये सर कुछ है जो वहाँ पे विद्वानों को। अच्छा, वेब स्केल डिस्कवरी टूल्स बताएं कुछ। जी सर वेब स्केल डिस्कवरी टूल ये होते हैं वेब पे आधारित जो हमारी सूचना सामग्री, जो बहुत सी सूचना सामग्री जो हमें खोजने के लिए जो गूगल की सहायता से नहीं मिलती, राइट, तो शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए हम वेब स्किल डिस्कवरी टूल काम में लेते हैं। ओके, जो कि एक लाइब्रेरियन को इसकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तभी वो उसमें से जानकारी निकाल पाएगा। राइट, वेब स्केल के लिए सर अलग से जैसे गूगल की तरह टूल नहीं इस्तेमाल करते। गूगल पे तो सिर्फ 6% डेटा मिलता है हमें। राइट, इसके अलावा जो सर डीप में जो सरफेस के डीप में जाते हैं, तो डीप में ये आते हैं, वेब स्किल डिस्कवरी टूल आते हैं। Okay. इसके लिए सर इबिस्को का है, 2010 में बना था, इबिस्को का है वेब स्किल डिस्कवरी टूल। एक सर सुमन है प्रोकुस्ट का, और एक सर OCLC का भी है, वर्ड कैट लोकल। ओके, ये भी सर उसके लिए वेब स्किल डिस्कवरी टूल है। वंडरफुल। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं? जी सर जो काम हम पहले जो काम करते थे, जो कॉपी पेन से करते थे सारे काम, पुस्तकालय में कौन पाठक आया, कौन गया, कौन पुस्तक ली, कौन दी, और उसके बाद किसी का जो पाठक का कॉन्टेक्ट नंबर हो, सब हम मैनुअल करते थे। राइट, अब ऑटोमेशन हो गया। अभी ऑटोमेशन हो गया सर। अभी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आ रहे हैं सर। Right. तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सारे जो डेटा हम हाथ से करते थे वो सारे उसके अंदर। Right. अभी हम जो DDC के नंबर हमें चाहिए तो वो हमें ऑटोमेटिक वो उसमें दे देता है। ओके, तो उसके अंदर सर जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जैसे कोहा है, कोहा हम पुस्तकालय में यूज करते हैं, तो सर वो फ्री भी है, ओके, पैसा पेड नहीं करना पड़ता। राइट, और सर हमारी भाषा के अनुकूल है, जिस भाषा में उसको फिट करना तो उसमें हो जाता है। राइट, और सर इसके टेक्निकल फीचर्स भी अच्छे हैं। इसमें जैसे हमारे पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंडो में भी चल जाता है, लिनक्स में भी चल जाता है, सब में अनुकूल है ये। ओके, और एक सर इसका ये अच्छी चीज़ है कि हमें इसमें जैसे एक्विजिशन, इसमें 4-5 सेक्शन बटा हुआ है। Right. जैसे एक्विजिशन सेक्शन पुस्तक अधिग्रहण का, सर्कुलेशन का, कैटलॉगिंग का, और एडमिन को उसमें पार्डन में, कोहा में पार्डन है सर, एडमिन नहीं है वो। बाकी हमारे जो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, उसमें वो एडमिन है। ओके, इसमें ये अलग है। और उसमें रिपोर्ट्स वगैरह, जो पुस्तक की रिपोर्ट्स तुरंत मिल जाती है कि हमारे पास इतनी पुस्तकें हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है सर। और ये पुस्तकालय के कर्मचारी को एक अच्छा इसका नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव के बारे में क्या जानते हैं आप? जी सर पुस्तकों को डिजिटल फॉर्मेट में करना, ओके, ये डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव है। और सबसे पहले इसकी शुरुआत प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग के तहत हुई 1971 में, जो माइकल हर्ट ने शुरू किया था। ओके, और उसके बाद समय समय पे, जैसे 1993 में बर्तले बॉय ने इस पे काम किया। राइट, और वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी कांग्रेस है। और एक सर जो यूनिवर्स डिजिटल लाइब्रेरी कार्नेगी मिलन यूनिवर्सिटी, जिसने सबसे ज़्यादा डिजिटल लाइब्रेरी पे काम किया है, राइट, जो US में है। तो इसलिए इस समय समय पे प्रोजेक्ट, गूगल बुक्स भी आया था सर 2004 में, उसने भी ये डिजिटल लाइब्रेरी वाला प्रोजेक्ट किया था। तो ये इनिशिएटिव समय समय चलते रहते हैं, ताकि पुस्तकालयों को और अधिक डिजिटल फॉर्मेट में हम प्रोवाइड कर सके। ओके, वेब 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, इसकी जानकारी दीजिए। जी सर वेब, जब से इंटरनेट का सर शुरुआत हुई है, वेब 1.0 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने शुरुआत की थी, जो सभी पूरे विश्व को एक नेटवर्क बनाना। ओके, इससे जिससे सूचना संसाधनों का आपस में साझा हो सके, Right. उन्होंने इसके लिए सोच रखी। तो इसके लिए वेब बनाया उन्होंने, www वेब बनाया। और उसके बाद ये उस पर खोजने के लिए सर्च इंजन भी समय समय बनते रहे। वेब ब्राउज़र, वेब 1.0 1990 से शुरुआत मानी जाती है सर, 1990 से 95 तक मान सकते हैं हम। ओके, इसमें सर वेब 1.0 में ये था कि उसमें सिर्फ जानकारी पढ़ सकते थे हम उसमें एडिट या
कुछ नहीं कर सकते थे, खाली जानकारी देखी उसमें पढ़ना, बस यही था। उसमें पुराने चीज़ें थी सर, जैसे www.web था और उसमें सर्च इंजन आर्ची वगैरह थे, और समय समय पे जैसे वेब ब्राउज़र और भी आते गए, नेटस्केप नेविगेटर आया उसमें, ये वेबसाइट ब्राउज़र था, एक मोजेक भी काफ़ी पॉपुलर हुआ था। यस, ये ग्राफिक सूचनाएं भी मिलती थी मोजेक से, और ओपेरा भी आया 96 में, और सर्च इंजन जैसे इनके याहू, यानडेक्स, ये उस समय 1900 पहले में ये भी आए थे। इसमें सर यही था मेनली कि सूचना को एक स्टैटिक जानकारी रहती थी, उसमें बस जानकारी को देख सकते थे। ओके। वेब 2.0 इससे थोड़ा एडवांस था, इसमें सर कोलाबरेटिव साइट्स बोलते थे इस वेब 2.0 को। कोलाबरेटिव जैसे उसमें फेसबुक वगैरह आ गए, यूट्यूब वगैरह आ गए, ब्लॉग्स वगैरह आ गए, आदमी ब्लॉग्स के माध्यम से अपनी बात कह सकता था। ब्लॉग्स में जो मिनी ब्लॉग्स है, जो माइक्रो ब्लॉगिंग कहते हैं, लेकिन आदमी सिर्फ 140 शब्द तक की बात कह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कह सकता था। बिल्कुल। तो उसमें आपस में विचारों का साझा होने लग गया कि आपके मन में वो आप लिख सकते हो, मेरे मन में वो मैं लिख सकता हूँ, जानकारी आपस में शेयरिंग होने लगी, तो कोलाबरेटिव साइट्स के नाम से जाना गया सर ये। ओके। और सर वेब 3.0 2010 के आसपास से शुरुआत मानी जाती है। इसमें सर ये होता है कि सिमेंटिक वेब और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेब। ओके। सिमेंटिक वेब में सर एक जानकारी हमने डाल दी, उस जानकारी का दूसरी जानकारी से लिंक करके उसमें दिखाया जाता है, जिससे नॉलेज बिल्ड होता है। बिल्कुल। और एक सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मशीन पहले ही पढ़ लेती है, हमारे दिमाग में 4 बार चीज़ें बता दी हमने, उसके बाद 5वीं बार वो खुद ही पढ़ लेगी हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। ओके। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और अभी जो 2020 के आसपास है सर, वेब 4.0 बोल सकते हैं। यस यस। इसमें एक्सपर्ट सिस्टम आ गए, एआई के साथ एक्सपर्ट सिस्टम आ गया। Okay. और इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गई, मशीन के साथ हम बात कर सकते हैं। Right. जैसे हम ये एलेक्सा में बोलते हैं कि एलेक्सा म्यूजिक चलाओ, Yes. तो हमारे एक आवाज़ से म्यूजिक चलने लगता चल है। जाता है। तो ये सर देखो कितना आसान हो गई ये चीज़। राइट। मिस्टर मुकेश, टेल अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग। जी सर क्लाउड कंप्यूटिंग, हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, उसमें अगर इंटरनेट ऐड करके हम अगर इस्तेमाल करें, हमारे डेटा को स्टोर करना, उसको हमें रिट्राइव करना, डेटा को एक जगह पे सुरक्षित रखना, ये क्लाउड कंप्यूटिंग है। Okay. इसके क्लाउड कंप्यूटिंग में सर जैसे गूगल ड्राइव पे हम कुछ डेटा रखना चाहते हैं, हमारा मोबाइल गुम हो जाए या कुछ भी हमारे लाइब्रेरी में आग लग जाए या फिर नुकसान हो जाए, तो हमारा कम से कम डेटा तो सुरक्षित रहता है। गूगल क्लाउड है, बाकी माइक्रोसॉफ्ट का भी अजोर है, वन ड्राइव है, और इसका एप्पल का भी आता है, इसमें ड्राइव आता है, अमेजन का भी है, ये सबके अपने अपने ड्राइव है। ओके। वेब पर इंटरनेट पर सामग्री को क्लासिफाइड करने की कोई विधि भी है पर्टिकुलर? जी सर बताइए। सर वेब पर हम जो इंटरनेट पे बहुत सारी जानकारी होती है, उसको क्लासीफाई करना बहुत मुश्किल होता है सर। इसके लिए जैसे समय समय पे काम होते गए हैं सर, तो जैसे इसके लिए 97 में SKOS आया सर, सिंपल नॉलेज ऑर्गेनाइज सिस्टम। ओके। इसमें नॉलेज को सर उसमें कीवर्ड के आधार पे सर्च करना, कीवर्ड के आधार पे प्रयास किया गया, लेकिन सर उतना सफल नहीं हुआ वो, लेकिन अच्छा है वो पहले से टेक्निक। इसके बाद सर ओंटोलॉजी है, मेटाफिजिक्स की ब्रांच है सर ये। राइट। जो हम ढूंढ रहे हैं वो पर्टिकुलर उसी चीज़ पे लेके जाना। इसमें सर लिंक्ड जानकारी थी, एक जानकारी का दूसरी से लिंक होना, जैसे पुस्तकालय अध्यक्ष का लिंक पुस्तक से होना, राइट, पुस्तक का पब्लिशर से लिंक होना, इस प्रकार की जानकारियां थी उसमें। बिल्कुल। तो ये जानकारी ढूंढने का ये भी अच्छी थी। एक सर फोल्कोसोनोमी भी था, एक जो सोशल मीडिया पे जो जैसे हैशटैग कर देते हैं, विराट कोहली सेंचुरी मारी आज, राइट, तो विराट कोहली हैशटैग कर दिया, तो जितने विराट कोहली की सेंचुरी सुन ली, तो सारी जानकारी एक जगह पे हमें एक ही रो में मिल जाएगी। राइट। तो ये सर वो इंटरनेट पे ये कंप्यूटिंग। अच्छा जी, अब मुझे ये बताइए सर, डिजिटल आर्काइव से आप क्या समझते हैं? सर डिजिटल आर्काइव जो पुराने दस्तावेज हैं, जैसे हमारे पास जो पुराने दस्तावेज हैं बहुत पुराने, तो ये हम सर इसको हम कैसे सेफली रख सकते हैं, क्योंकि समय के साथ चीज़ें पुरानी हो जाती हैं। राइट। पुरानी हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय भी करनी पड़ती है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बिल्कुल। तो इनको सर डिजिटल फॉर्मेट में करना, ओके, तो डिजिटल आर्काइव कहते हैं। डिजिटल आर्काइव पे समय समय पे काम हुए हैं सर, जैसे जे स्टोर है जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने बनाया था, राइट, 1995 में। और कोई प्रोजेक्ट्स? और सर एक लोक्स है, ओके, लोट्स ऑफ कॉपी कीप सट सेफ के नाम से जाना जाता है। एक सर ऑस्ट्रेलिया का है पंडोरा, ओके, प्रिजर्व आर्काइव डिजिटल ऑब्जेक्ट नेटवर्क इन ऑस्ट्रेलिया, ओके, ये सर ऑस्ट्रेलिया का है। बाकी ये प्रोजेक्ट है जो समय समय से काम होते रहते हैं। मिस्टर मुकेश, CMS के बारे में बताइए। जी सर,
सर ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। यस। इसमें कंटेंट को वेबसाइट पे कैसे मैनेज करना है, राइट। इसका ये है सर कि हम कोई कंटेंट लिखते हैं, कोई अपनी बात लिखते हैं, तो उसको लिखना सर, उसके बाद उसको एडिट करना, उसको उस पर प्रदर्शित करना और उसको बहुत अधिक आकर्षित बनाना, जिससे किसी की इंफॉर्मेशन ढूंढने में आसानी रहे। ओके। तो ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में पड़ता है। इसके कुछ उदाहरण भी हैं सर, जैसे जो फ्री हैं, जैसे द्रुपाल है जो 2000 में बना, एक जुमला है जो 2005 में बना, एक वर्डप्रेस है जो 2003 में बना। और इसमें सर एक चीज़ और है, CMS में चीज़ों को जब बड़ा नहीं लिख सकते, थोड़ा छोटा रखना पड़ता है। ओके। तो इसमें ये थोड़ा सा इसकी दिक्कत है। बाकी तो ये माइक्रो ब्लॉगिंग से तो थोड़ा सा बड़ा भाई है उसका, माइक्रो ब्लॉगिंग ऐसे मान सकते हैं। ओके। बिग डेटा के बारे में बता सकते हैं क्या होता है ये? जी सर। और इसके अंदर भी एक 3V आता है। जी सर। यस। सर बिग डेटा, जो बड़ा डेटा, राइट। बड़ा डेटा मतलब असंगठित डेटा, बिखरा हुआ, यत्र तत्र बिखरा हुआ, ओके। उसको सर एक व्यवस्थित तरीके से अरेंज करना। बिल्कुल। उस डेटा को व्यवस्थित तरीके से अरेंज करने के कुछ टूल्स हैं हमारे पास, जो जैसे अपाचे हडूप है, अपाचे काफका है, अपाचे स्पार्क है, जो डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के एक व्यवस्थित क्रम में रख देते हैं ताकि वो ढूंढने से आसानी से मिल जाती है वो चीज़ें। ओके। और इसमें सर डेटा जो हमारे पास जो डेटा होता है जिसको हम स्टोर करते हैं, उसमें डेटा की 3V जो सिस्टम दिया है सर, एक तो सर उसकी डेटा की वैरायटी क्या है, जो ऑडियो फॉर्मेट में है, वीडियो में है, ग्राफिक्स में है, वो वैरायटी। एक सर ये वेलोसिटी, उसकी डेटा की स्पीड क्या है, डेटा में कितनी स्पीड से डेटा हमें स्टोर करना होता है, कितने रिट्राइव करना होता है। एक सर डेटा की वॉल्यूम, हमारे पास कितना वॉल्यूम में डेटा है, 2 GB है, 4 GB है, 6 GB है, तो वॉल्यूम हमें देखना पड़ता है। उस पर ये बहुत मायने रखता है सर। जैसे गूगल ड्राइव में 15 GB से ज़्यादा डेटा सेव नहीं कर सकते हम। ओके। उसकी लिमिट्स हैं। राइट। तो हमें डेटा को मिनिमाइज फॉर्म में भी लेके जाना पड़ता है, डेटा को कंप्रेस करना पड़ता है हमें स्टोर करने से पहले। सारी चीज़ें ये भी हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। और 3V, डॉग और लेनिन ने सर 2V और दिया इसमें। एक तो डेटा की वैल्यू समझो, राइट। एक उसमें डेटा की वेरोसिटी, डेटा की विश्वसनीयता कितनी है। जो काम का डेटा वही आप करो, अगर जो बेफालतू का डेटा उसको ज़्यादा वो मत करो। बिल्कुल। तो उन्होंने ये डॉग लेनिन ने ये भी 2 कॉन्सेप्ट दिया। वेरी गुड। बहुत। RFID, QR कोड, बारकोड तकनीक का लाइब्रेरी में यूज़ बताइए। जी सर ये जो पुस्तकालय में RFID, बारकोड, इनका बहुत इस्तेमाल है सर। पुस्तकालय को ऑटोमेशन बनाने में इन उपकरणों का, ICT का तो है ही है सर, राइट। साथ में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे सर बारकोड है, QR कोड है भी, आज तक तो पहले तो बारकोड 1D था सर, अब इसका एडवांस बारकोड 1D में तो सर छोटी चीज़ें, जैसे पुस्तक के नंबर लिख दिए सर, छोटी जानकारी से, राइट। तो उसको नंबर में प्रदर्शित कर दिया, तो बारकोड में आसानी से उसको मशीन से पढ़ सकते हैं। हमें लंबा टाइम नहीं लगता, तुरंत पढ़ सकते हैं कोई भी जानकारी को, और वो जानकारी हम शेयर करते में भी अगले वाले का भी समय बचाते हैं। बिल्कुल। और QR कोड में सर ये होता है कि हम बड़ी जानकारी को भी संग्रहित कर सकते हैं और भेज सकते हैं। जैसे बुक के, किसी पुस्तक के लिंक हमें ऑनलाइन भेजने, तो उसका लिंक भेज दिया, उसने तुरंत वो ढूंढ लिया, वरना वही चीज़ उसको 10 मिनट लगती खोजने में। Right. हमने तुरंत लिंक भेज दिया। तो उसमें सर लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शन जो होते हैं, हमें पाठक को इंस्ट्रक्शन देने होते हैं, भाई आप ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, तो हम QR कोड के माध्यम से उसको भेज देंगे कि आप इस तरीके से इसको शेयर करिए, आप स्कैन करिए और अपने पुस्तकालय के बारे में इंस्ट्रक्शन ले लीजिए। वेरी राइट। और कोई भी चीज़ सर आजकल डिजिटलाइज्ड में भी, डिजिटल पेमेंट वगैरह में भी QR कोड वगैरह बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं। आसान है सर बहुत, ये बढ़िया चीज़ है टेक्नोलॉजी की। ओके।